हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता। किनारे पे मुझको लहर ले डुबोती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज से मैं जीवन सर जीवंत एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीएसआई के लिए हम स्पेशल क्लास चला रहे हैं और स्पेशल क्लास में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2011 यूपीएसआई में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन प्रश्नों के सलूशन पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। तो हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताने जा रहे हैं जिससे टफ क्वेश्चन भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वास्तविकता तो यह है दोस्तों, पेपर कभी कठिन नहीं आता, पेपर हमेशा सरल आता है। बस हमारी रणनीति सही न होने की वजह से और क्वेश्चन हम सही सेलेक्ट न करने की वजह से हम परीक्षा में सफल नहीं हो पाते हैं। तो हम किस पैटर्न के क्वेश्चन पढ़ें, कौन से क्वेश्चन हमारे लिए उपयोगी हैं, आइए जो है 2011 का पेपर देखते हैं और फिर आगे हम चलेंगे और आपसे डिस्कस करेंगे यूपीएसआई के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चैप्टर वाइज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने जो है क्वेश्चन यहाँ पर एक लिखा है, एक सफर में एक पर्यटक बस सफर की 20% दूरी 10 किमी प्रति घंटे की 10 किमी प्रति घंटे, 60% दूरी 30 किमी प्रति घंटे तथा शेष दूरी 20 किमी प्रति घंटे की चाल से तय करती है। पूरे सफर की औसत चाल बताइए। तो दोस्तों ये औसत चैप्टर का प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये और इसके लगाने का तरीका भी शानदार है। आप बस प्रश्न को समझिएगा, एक लाइन में दोस्तों आंसर हम लिख देंगे। आइए जो है देखिए, ये 2011 का सलूशन हम करा रहे हैं। 2011 के में जो क्वेश्चन आए हैं यूपीएसआई में उन प्रश्नों का सलूशन करा रहे हैं दोस्तों। एक सफर में एक पर्यटक बस सफर की 20% दूरी, सफर की 20% दूरी 10 किमी प्रति घंटा, 60% दूरी 30 किमी प्रति घंटा तथा शेष दूरी 20 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करती है। पूरे सफर की औसत चाल बताइए। यह प्रश्न दोस्तों जब भी लगाना हो, औसत चैप्टर का क्वेश्चन जब भी लगाना हो, आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, एकदम बेसिक फार्मूला है। औसत चाल बराबर होता है दोस्तों, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ये औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। यात्रा की कुल दूरी और यात्रा के कुल समय के अनुपात को ही औसत चाल कहते हैं। किसी वस्तु की औसत चाल हमें निकालना है तो यात्रा की कुल दूरी में यात्रा के कुल समय का हम भाग कर देते हैं और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, जो कि हम रेलगाड़ी चैप्टर में बताए हैं, सॉल्यूशन में बताए हैं वहां पर कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो ये बेसिक फार्मूला है, आप इसको याद रखेंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो आइए जो है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे चलते हैं। दोस्तों फैक्ट आपको ये याद रखना है कि जब भी प्रश्न में प्रतिशत में दूरी दिखाए, प्रतिशत में दूरी दिखाए, ध्यान समझिएगा, प्रश्न में प्रतिशत में दूरी दिखाए और हमें औसत चाल ज्ञात करनी हो तो दूरी दोस्तों 100 किलोमीटर मानकर चलेंगे। तो यात्रा की कुल दूरी दोस्तों हमने मान लिया 100 किलोमीटर। आप एकदम अच्छे से समझ के रखिएगा दोस्तों, जब दूरी प्रतिशत में दिखाएगा प्रश्न में तो यात्रा की कुल दूरी हम मान लेंगे 100 किलोमीटर। अब आइए प्रश्न पर, 100 किलोमीटर यात्रा की कुल दूरी हो गई। अब 100 किलोमीटर का 20% दोस्तों 20 किलोमीटर होगा। अगर 20 किलोमीटर दूरी 10 किमी प्रति घंटे की चाल से तय की गई तो दूरी 20 किलोमीटर, चाल 10,
तो समय बराबर दूरी बटा चाल कर देंगे तो यहाँ 2 घंटे लगे दोस्तों। इसी प्रकार यात्रा की 60% दूरी 30 किमी प्रति घंटे की चाल से तय की गई, तो यात्रा की 60% दूरी हम लेंगे तो 60 किलोमीटर होगा, और 60 किलोमीटर दूरी को अगर हमने 30 की चाल से तय किया तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो ये हो गया 2 घंटे। और इसी प्रकार दोस्तों शेष दूरी तो आप देखिए जो है, पहले 20% का मतलब 20 किलोमीटर, फिर 60% का मतलब 60 किलोमीटर, कुल मिला के हमने 80 किलोमीटर दूरी तय कर ली। अब हम कितनी दूरी बच गई दोस्तों? 20 किलोमीटर। वही शेष दूरी है, शेष दूरी 20 किलोमीटर 20 की चाल से हमने तय किया तो 1 घंटे लगे। तो इस प्रकार से टोटल टाइम यहाँ हमने नीचे लिख दिया दोस्तों। तो 2 2 4 1 5 घंटे हो गए। 5 से हम 100 में भाग कर देंगे दोस्तों, तो आप देखिए जो है 5 से 100 में भाग करेंगे, 5 दूना 10 20 किमी प्रति घंटा, ये औसत चाल हो गई। तो यहाँ पर पर्यटक बस की जो औसत चाल हुई वह 20 किमी प्रति घंटा। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे कि जब भी प्रश्न में दूरी प्रतिशत में दिखाए तो 100 किलोमीटर मान लेंगे, कुल दूरी हमेशा 100 किलोमीटर मान लेंगे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब यात्रा 100 किलोमीटर की दूरी हो गई और 20% दूरी 10 किमी प्रति घंटा की चाल से हमने तय किया, तो इसका मतलब 20% 100 का 20 किलोमीटर 10 की चाल से गए, तो 20 में दोस्तों 10 से हम भाग किए तो 2 घंटे हुआ। इसी प्रकार यात्रा की 60% दूरी 30 की चाल से तय किए, तो 60 में 30 से भाग कर देंगे दोस्तों, फिर 2 घंटे लगेंगे। और शेष दूरी हमारी बच गई 20 और 60 हमने जोड़ा 80 किलोमीटर हो गई, तो 20 किलोमीटर बच गई दूरी। और 20 किलोमीटर 20 की चाल से तय किए तो 20 में 20 का भाग किए, 1 घंटे हो गया। तो यहाँ पर 100 किलोमीटर कुल दूरी हो गई और कुल समय हो गया 5 घंटे, भाग कर दिए तो यहाँ पर हमें औसत चाल 20 किमी प्रति घंटा मिल गया। बहुत ही शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने बताया, याद रखिएगा कि ऐसे प्रश्न में जहां पे दूरी परसेंट में दिखाए वहां पर आप जो है कुल दूरी 100 किलोमीटर मानकर ये फार्मूला ऑपरेट कर देंगे, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो हमें जो है किसी भी वस्तु की औसत चाल मालूम हो जाएगी। रेलगाड़ी हो, बस हो, कोई आदमी हो, उसकी औसत चाल निकालना है तो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये प्रश्न बहुत उपयोगी है, 2011 के पेपर का क्वेश्चन है, उसका सलूशन चल रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, आपको समझाते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम उठाए हैं, क्वेश्चन ये दूसरा है। एक कक्षा में 70% छात्र हिंदी पढ़ते हैं, 40% छात्र लड़के हैं और 20% लड़कियां हिंदी नहीं पढ़ती हैं। कितने प्रतिशत लड़के हिंदी पढ़ते हैं? ये प्रश्न है। प्रश्न को आप ध्यान से देख लीजिए। कक्षा में 70% छात्र हिंदी पढ़ते हैं, 40% छात्र लड़के हैं और 20% लड़कियां हिंदी नहीं पढ़ती हैं, तो कितने प्रतिशत लड़के हिंदी पढ़ते हैं? तो ऐसे प्रश्न में जहां पर दोस्तों प्रतिशत पूछा जाए, लास्ट में प्रतिशत पूछा जाए, तो वेरिएबल की वैल्यू हम 100 मान के चलते हैं। कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 100 मान लेंगे। तो आइए देखिए, कक्षा में मान लेते हैं कुल 100 छात्र थे। ये कक्षा में 100 छात्र हैं, 70% छात्र हिंदी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हिंदी पढ़ने वाले जो छात्र हैं वो दोस्तों 70% है। 70% का मतलब 70, 100 का 70%, 70 छात्र हिंदी पढ़ते हैं। अब आइए जो है आगे बढ़ते हैं प्रश्न में। 40% छात्र लड़के हैं, तो 40% 100 में लड़के हैं, तो 100 का 40% 40, ये दोस्तों 40 बॉय हैं। और यहाँ पे जो हिंदी पढ़ते हैं 70 छात्र, ये लड़के लड़कियाँ दोनों हैं इसमें। और फिर अगर 40% दोस्तों यहाँ पर छात्र लड़के हैं, तो इसका मतलब 60% लड़कियाँ हैं, तो 60 लड़कियाँ हो गई, गर्ल्स हो गई दोस्तों। अब आगे प्रश्न में बढ़ते हैं। 20% लड़कियाँ हिंदी नहीं पढ़ती, तो इन लड़कियों में 20% हिंदी नहीं पढ़ती, तो हिंदी पढ़ने वाली लड़कियाँ 60 का 80% हो गई। तो 60 का जब हम 80% निकालेंगे दोस्तों, तो 48 लड़कियां हिंदी पढ़ती हैं। 8 6 48, 48 लड़कियां हिंदी पढ़ती हैं। अब आप ध्यान समझिएगा, हिंदी पढ़ने वाले कुल 70 स्टूडेंट थे, इसमें लड़के लड़कियां दोनों थे। 48 लड़कियां हिंदी पढ़ती हैं, तो यहाँ पर लड़के जो हिंदी पढ़ने वाले हो गए
बॉय जो हो गए हिंदी पढ़ने वाले 70 माइनस 48, ये 22 बॉय हिंदी पढ़ने वाले हो गए दोस्तों। ये हिंदी पढ़ने वालों में 22 बॉय हो गए। अब ये 22 बॉय जो हिंदी पढ़ने वाले हैं, ये कुल 40 लड़कों का कितना प्रतिशत है? तो लड़कों का प्रतिशत हम निकाल सकते हैं दोस्तों। एक लाइन में लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए 0 से 0 हमने डिवाइड कर दिया। 2 दूना 4, 2 पचे 10, 22 पंजे 110/2। तो ये 110 में 2 से भाग किए 55%। तो 55% लड़के हिंदी पढ़ने वाले हैं। एक बार फिर आप प्रश्न को देखिए दोस्तों। कक्षा में 70% छात्र हिंदी पढ़ते हैं। कुल छात्र संख्या हमने 100 मान लिया। ऐसे प्रश्न में जहां परसेंटेज निकालना और लास्ट में वेरिएबल हमें नहीं पता चल रहा है, 100 मान के चलेंगे। तो 100 में 70% 70 हिंदी पढ़ने वाले स्टूडेंट हुए। इसमें लड़के लड़कियां दोनों हैं। आप ध्यान रखेंगे, स्टूडेंट में लड़के लड़कियां दोनों हैं। अब 70 लड़के लड़कियां दोनों हुए। अब प्रश्न में दिया है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 40% छात्र लड़के हैं, तो 100 का 40% का मतलब 40 ये बॉय हो गए। इसका मतलब 40 लड़के हुए 100 में, तो 60 गर्ल हो गई, 60 लड़कियां हैं, 60%। अब यहाँ फिर आगे प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। 20% लड़कियां हिंदी नहीं पढ़ती, तो जो हिंदी पढ़ने वाली लड़कियां हैं, 60 कुल लड़कियां, इसमें 20% हिंदी नहीं पढ़ती, तो 80% पढ़ती हैं। तो हिंदी पढ़ने वाली 48 लड़कियां हो गई। कुल हिंदी पढ़ने वाले छात्र जो थे वो दोस्तों 70 थे, उसमें 48 लड़कियां हैं हिंदी पढ़ने वाले, तो लड़के हो गए 22, क्योंकि हिंदी पढ़ने वाले कुल 70 थे। तो 22 लड़के 40 लड़कों में कितने परसेंट हुए? 55%। 22 ऊपर 40 नीचे गुणे 100। 22 का 40 पे परसेंट निकालेंगे तो 22 को ऊपर लिखेंगे, 40 को नीचे, गुणे 100 कर देंगे, तो ये लड़कों का प्रतिशत हमें मालूम हो जाएगा। बहुत आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। ये यूपीएसआई 2011 के क्वेश्चन का सोल्यूशन है। ये दूसरा क्वेश्चन हमने आपको समझाया। आइए तीसरा क्वेश्चन उठाते हैं दोस्तों। ये तीसरा प्रश्न हमने उठाया है, ध्यान से आप समझिए इसको। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। प्रतिशत लाभ बताओ। दोस्तों 2 लाइन में आंसर देंगे हम, मेरी बात को समझिएगा। फैक्ट क्या है, मैं ऑफलाइन क्लास में हमेशा समझाता हूं, कभी कोई क्वेश्चन जो मैंने नोट्स बनवाया है उसे बाहर नहीं गया, उसी के अंदर ही आ जाता है। तो आप अच्छे से उसको समझ के रखेंगे। देखिए 33 मीटर कपड़ा हम बेचते हैं, ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। 33 मीटर कपड़ा बेचते हैं, तो 11 मीटर कपड़े का जो विक्रय मूल्य बनता है उतने प्रतिशत लाभ हो जाता है। तो हमें उसके बराबर लाभ हो जाता है, उसके बराबर लाभ हो जाता है। हमें प्रतिशत लाभ निकालना है। इसका मतलब जो हम 33 मीटर कपड़ा बेचते हैं, तो 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 33 मीटर जो कपड़ा बेच रहे हैं, तो 33 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य, ऐसे आप मैनेज करेंगे। जितने मीटर का लाभ हो रहा है दोस्तों, उसे घटा लेंगे और क्रय मूल्य पर जितना कपड़ा बेच रहे हैं जितने मीटर, उसे रख देंगे। तो क्रय मूल्य पर उतने ही मीटर कपड़ा रखेंगे जितने मीटर कपड़ा हम बेच रहे हैं, और 11 मीटर का अगर फायदा हो रहा है तो उसे घटा लेंगे। 22 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य। अब आप ध्यान समझिए, प्रश्न जो यहाँ पर दिया है उसको मैंने गणितीय रूप में लिख दिया। आप समझ सकते हैं, जितने पैसे में मैंने 33 मीटर कपड़ा खरीदा, उतने में 22 मीटर कपड़ा हमने बेचा। 100 रुपये का 33 मीटर कपड़ा खरीदा, तो अगर 100 रुपये में 22 मीटर कपड़ा हम बेचेंगे, तब भी हमें 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो जाएगा। तो यहाँ प्रतिशत लाभ निकालना हो दोस्तों, तो आपको यहाँ क्रय मूल्य पर 33 मीटर कपड़ा है, विक्रय मूल्य पर 22 है, दोनों का अंतर कर लेंगे। 33 माइनस 22, भाग हमेशा विक्रय मूल्य पर। प्रॉफिट लॉस में मैंने समझाया है, विक्रय मूल्य पर जितना कपड़ा है उससे भाग करेंगे, गुणे 100 कर लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों एक लाइन में आंसर लिख देंगे। 33 में से 22 घटाए 11, 11/22 गुणे 100। यहाँ पे 11 दूना 22, 200 भाग किए, 50% लाभ होगा। 50% लाभ होगा। इसके लिए मैंने फार्मूला बताया था दोस्तों क्लास में, प्रतिशत लाभ बराबर x - y/y × 100।
जब भी क्रय मूल्य पर वस्तु की संख्या विक्रय मूल्य से ज़्यादा होती है तो लाभ होता है, और क्रय मूल्य पर वस्तु की संख्या विक्रय मूल्य पर वस्तु की संख्या से कम होती है तो हानि होती है। तो लाभ या हानि की दोनों स्थितियों में हम अंतर ही यहाँ पर करते हैं वैल्यूज का, और नीचे हमेशा विक्रय मूल्य पर जो वस्तु की संख्या उससे भाग करके 100 का गुणा कर देते हैं, तो प्रतिशत लाभ हमें मालूम हो जाता है। तो एक लाइन में सोल्यूशन कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही फैक्ट इसका जो है, इसका आइडिया बहुत ही शानदार है, बहुत जल्दी आप सोल्यूशन कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है, 2011 के पेपर का सोल्यूशन हम करा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 बताने को कहा गया और उसने भूल से उस संख्या का 3/4 बता दिया। 3/14 बताने को कहा गया था, 3/4 बता दिया, अर्थात 3/14 3/4 से ज़्यादा मान है तो संख्या का 3/14 मान जो होगा वो 3/4 से कम होगा। 3/14 मान 3/4 से कम होगा, तो संख्या का 3/14 बताने को कहा गया था और उसने भूलवश संख्या का 3/4 मान बता दिया, तो उत्तर उसका 150 अधिक हो गया। चूंकि उसने संख्या का 3/4 बता दिया, तो संख्या अगर हम x मानेंगे तो x का 3/4 उसने बताया और बताना था उसे x का 3/14, तो दोनों में डिफरेंस आ गया दोस्तों। जितना उत्तर ज़्यादा हुआ उतने का डिफरेंस आ गया, क्योंकि 3/4 मान 3/14 मान से ज़्यादा होगा, इसलिए उत्तर उस संख्या का 150 अधिक आ गया। तो इस प्रश्न को दोस्तों हम लगा सकते हैं। संख्या यहाँ पर हमने x मान लिया, तो 3/4 3/14 का हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ दोस्तों 28 हो गया। 4 7 28 7 3 21x माइनस 14 दूना 28 और 14 दूना 28 और 3 दूना 6x बराबर 150। अब यहाँ पे 21 में से 6 घटा लेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 15x अपान 28 बराबर 150। डिवीज़न किए 15 दहा में 150, 28 दहा में 280। तो इस प्रकार से संख्या हमारी हो गई दोस्तों 280। तो एक लाइन में आप सोल्यूशन कर सकते हैं दोस्तों। संख्या का 3/4 मान उसने बताया और बताना था 3/14, तो 3/4 3/14 से ज़्यादा हुआ, तो ज़्यादा और कम का मतलब डिफरेंस होता है, तो दोनों का डिफरेंस हम रख देंगे 150 के बराबर। इतना उत्तर ज़्यादा हो गया, तो यहाँ से संख्या x हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 21x में से 6x घटा लिए तो 15x/28, इसका एलसीएम हुआ 14 और 4 का, तो 15 दहा में 150, 50 28 दहा में 280, इसका आंसर हो गया दोस्तों। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। एक समचतुर्भुज की एक भुजा एवं विकर्ण की लंबाई क्रमशः 25 सेमी एवं 30 सेमी है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ। तो समचतुर्भुज की भुजा एवं एक विकर्ण की लंबाई 25 सेमी एवं 30 सेमी है। प्रश्न में क्या दिया आप ध्यान समझिए। समचतुर्भुज की भुजा एवं एक विकर्ण की लंबाई, तो चूंकि समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये प्रॉपर्टी है उसकी, आप याद रखेंगे। और समचतुर्भुज के विकर्ण शीर्ष कोणों को समद्विभाजित भी करते हैं, तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है दोस्तों। और समचतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पर आपको क्या फैक्ट याद रखना है कि भुजा 25 सेमी है, तो सभी भुजाएं दोस्तों 25-25 हो जाएंगी। यहाँ पे हमने एक समचतुर्भुज फॉर्म कर दिया है, तो सभी भुजाएं 25-25 सेमी हो गई। एक विकर्ण की लंबाई दोस्तों 30 सेमी है, तो पूरा एसी विकर्ण अगर हमने ले लिया, इसकी पूरी लंबाई 30 सेमी है, तो ये समकोण पर विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, तो 15-15 पे ये आधा 15 ओए हो जाएगा, 15 ओसी हो जाएगा। अब आइए दोस्तों आगे चलते हैं। ये डिस्टेंस हमने x मान लिया, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो अगर ये डिस्टेंस हम निकाल लेंगे तो पूरा हम BD विकर्ण की लंबाई प्राप्त कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज में दोस्तों समकोण के सामने की भुजा ये कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग बराबर ये लंब का वर्ग और प्लस हम यहाँ आधार का वर्ग कर देंगे, तो 25 का वर्ग 225 और 625 और 15 का वर्ग 225 घटाएंगे, तो 625 में से 225 घटाएंगे 400 बराबर x वर्ग। तो x बराबर दोस्तों इसका वर्गमूल लेंगे 400 का, तो 20 आ जाएगा।
तो यहाँ पर अगर ये डिस्टेंस 20 है तो पूरा BD विकर्ण की लंबाई हम निकालेंगे तो ये 2x हो जाएगा दोस्तों। तो 2 × 20 ये 40 सेमी हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों हमें निकालना है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो पहला विकर्ण दोस्तों 30 हुआ और दूसरा विकर्ण हमने यहाँ निकाला है BD 40। डिवीजन किए यहाँ 2 दूना 4 3 दूना 6 तो 600 वर्ग सेंटीमीटर ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसे आप याद रखेंगे। एक बार फिर आपको समझा देते हैं। ABCD एक समचतुर्भुज है, इसकी भुजा की लंबाई 25 सेमी प्रश्न में दिया है और विकर्ण एक 30 सेमी दिया है। तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है तो हमें दूसरा विकर्ण प्राप्त करना होगा, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है वो 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल। मैंने वहाँ प्रॉपर्टी बताया है पिछले वीडियोस में, वहाँ आप देख लीजिएगा। समचतुर्भुज चतुर्भुज में मैंने कब बताया है, बहुत डिटेल किया है। तो ये सारी प्रॉपर्टी हमने बताया है दोस्तों। तो क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 विकर्णों का गुणनफल कर देंगे। तो पहले हमें एक विकर्ण तो मालूम है, दूसरा प्राप्त करना है। तो समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये एंगल जो यहाँ बनेंगे वो 90 डिग्री बनेंगे। तो इस त्रिभुज को हम उठा लेंगे AOB को। तो ये डिस्टेंस हमको भुजा की 25 दिया है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग 15 का वर्ग प्लस x का वर्ग। तो ये डिस्टेंस x मालूम हो जाएगा, हमको 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। और इसका दूना कर देंगे तो पूरा विकर्ण 40 हो गया। तो दूसरा विकर्ण हमें जब प्राप्त हो गया तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं 1/2 विकर्णों का गुणनफल, तो 600 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमारे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद डिस्कस करेंगे। UPSI 2011 का पेपर सॉल्व करा रहे हैं दोस्तों, बहुत उपयोगी है। धन्यवाद।